Hello guys, welcome back to my channel Statistics with Vivek. So let's start with our new topic in the continuous random variable, which is the approximation of binomial distribution. What we are going to do, we are going to solve the big questions of the binomial distribution, on which questions it is too much difficult to calculate the combinations. We can easily do it with the approximation method of the normal distribution. So let's get started. First of all, let's take a feedback, not a feedback, but overall walkthrough to the binomial distribution that we have studied in our previous chapters. So binomial distribution is a discrete random variable, okay, applied on a discrete random variable, and for the each repetition, the trial have a possible only two outcomes, success or a failure. Probabilities is going to be same for each repetitions, and trials are independent of each other. And this is the formula for the binomial for the PDF of the binomial distribution. This is the formula. So what is this basically means? If probability of a random variable x to obtain a value of small x is going to be n factorial x p की power x q की power n minus x. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको. सो कुछ कंडीशंस होते हैं जिनके बेसिस में हम ये कह सकते हैं कि इन कंडीशंस को अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन सेटिस्फाई करता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तभी हम उसके अंदर नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं. और वो नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन करने की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ये स्पेसिफाई होती हैं कि हमारे पास n और p है. p की वैल्यू क्लोज होनी चाहिए टू द 0.05 एंड n की वैल्यू लार्ज होनी चाहिए. अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तभी हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, बट ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. और n को हम लार्ज कब कह सकते हैं? जब इसकी वैल्यू 30 से ज़्यादा हो तब हम इसको n को लार्ज बोलते हैं. ओके, 30 या 30 से ज़्यादा, और p अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए, मतलब ऊपर नीचे चल सकता है इसके अंदर. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन है हमारे पास. फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने का विद द हेल्प ऑफ बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, फिर इसके बाद में आपको इसका जो प्रॉपर मेथड होता है नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन का, कितना इजी तरीके से हम इसको कर सकते हैं, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा. सो यहाँ पे क्वेश्चन है कि 50% ऑफ द पीपल इन द यूनाइटेड स्टेट हैव एटलीस्ट वन क्रेडिट कार्ड. तो ये प्रोबेबिलिटी दे रखी है. If a random sample of 30 persons is selected, what is the probability that 19 will have at least one credit card? तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, सबसे पहले हम अपना रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हैं. x इज़ अ रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंट represent a person having at least one credit card. ओके, तो हमने 30 लोगों को सिलेक्ट किया है, तो 19 लोगों के पास एटलीस्ट वन क्रेडिट कार्ड होगा. इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है x इक्वल्स टू 19 की. ओके, 19 के पास अगर क्रेडिट कार्ड होगा तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो इसका फॉर्मूला होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल x follows binomial distribution where n equals to 30 and p equals to 50, 0.5. then 30c 19 and p into 19 into q 11. अब ये देखिए,
ये जो नंबर्स हैं ये अपने आप में कितने बड़े आएंगे, 30C 19 इंटू 0.5 19 इंटू 0.5 11। अब ये कॉम्बिनेशन को कैलकुलेट हम एक बार करके देखते हैं और मैं इसको प्रॉपर सॉल्व करके बताता हूँ इसका आंसर क्या आता है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका I have to calculate 30C 19 So it comes around a very much big number, which is around 54627 300 एंड बेस से मैं तो पावर्स को ऐड कर सकते हैं एंड दिस गोइंग टू बी जो हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा हमारा 0.5 एंड ये हमारा निकल के आया है 0.05087 ओके। तो ये प्रोबेबिलिटी निकल के आई है और इसको कैलकुलेट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें में होंगी हमें, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन निकालना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा। सो इसलिए इन क्वेश्चंस को हैंडल करने के हम क्या यूज़ करते हैं, नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन। तो चलिए नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशंस को बताने से पहले उनकी कुछ कंडीशंस होती हैं वो बता देता हूँ। एक यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है कंटिन्यूटी करेक्शन फैक्टर। ओके, कंटिन्यूटी करेक्शन फैक्टर बेसिकली आपको बताता है कि देखिए ये बाइनोमियल क्या है, एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। अगर आप इसे चेंज करोगे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के अंदर तो आपको एक पर्टिकुलर रेंज देनी पड़ेगी, क्योंकि डिस्क्रीट क्या होता है कि वो एक पॉइंट पे उसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल पाते हैं, लेकिन कंटिन्यूस के अंदर एक पॉइंट पे अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहेंगे तो उसकी वैल्यू ज़ीरो आती है। तो हम क्या करते हैं, कंटिन्यूटी करेक्शन फैक्टर को इंडल्ज करते हैं अपने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के अंदर, जिससे कि हम उसको रेंज में कन्वर्ट कर सकें। तो बेसिकली अगर इसमें मैं एक लाइन के अंदर समझाऊँ तो जैसे कि हमारे पास x है वो छोटा है इज इक्वल्स टू a है, ठीक है। ये डिस्क्रीट के अंदर बात कर रहा हूँ, तो इसका क्या मतलब है कि मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ a पे, ठीक है। अगर मुझे इसको कंटिन्यूस में चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, इसमें 0.5 ऐड करूँगा और सब्ट्रैक्ट करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसमें 0.5 ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा a प्लस 0.5, ये हो जाएगा a माइनस 0.5। अब मैं क्या करूँगा, प्रोबेबिलिटी निकालूंगा विद इन द रेंज ऑफ a माइनस 0.5 x a प्लस 0.5। ओके, ये वाली बात समझ आई। तो इसके लिए हम प्रॉपर एक बार बना लेते हैं, सारे कॉम्बिनेशंस में आपको बना के दिखा देता हूँ। x इक्वल्स टू a, x इज़ smaller than a
एक्स इज़ ग्रेटर देन ए, तो कैसे कैसे इसकी कंटिन्यूटी फैक्टर होता है और प्रॉपर इसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा मैं आपको. एंड एक्स इज़ स्मॉलर इक्वल्स टू ए, x is greater than and equals to a, b, सारे केस डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे. ठीक है, तो इसका मैंने अभी आपको बताया कि अगर मुझे ये a है तो मुझे इसको रेंज में कन्वर्ट करना पड़ेगा. हम 0.5 और 0.5 प्लस और माइनस करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा a माइनस 0.5 x a इज़ लेस देन एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू a प्लस 0.5. ठीक है, अगर मुझे इसको चेंज करना है तो इसका क्या है कि वो a से छोटा होना चाहिए. ठीक है, अब देखिए a से छोटा होना चाहिए, a इंक्लूड नहीं करना है. अगर मुझे a इंक्लूड नहीं करना है तो मैं यहाँ पे मेरे पास दो वैल्यू होंगी, a प्लस 0.5 और यहाँ पे वैल्यू होगी a माइनस 0.5. तो मैं किसको इंक्लूड करूँगा, क्यों मुझे a को इंक्लूड नहीं करना है. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर मुझे a को इंक्लूड नहीं करना तो मैं इस वाली वैल्यू से अपनी कंटिन्यूस सीरीज़ को शुरू करूँगा. तो ये हो जाएगा हमारा x इज़ स्मॉलर दैन a माइनस 0.5. ठीक है, सेम फॉर दिस, यहाँ पे a से बड़ा होना चाहिए, a से बड़ा होना चाहिए, a इंक्लूड नहीं होना चाहिए. अगर a को इंक्लूड नहीं करना है तो मैं किसको लूँगा, मैं इसको लूँगा. ठीक है, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी x इज़ ग्रेटर दैन a प्लस 0.5. अब क्या चीज़ ये सेम रहेंगी इक्वल्स टू के केस में? नहीं, ये चेंज हो जाएंगी. अब यहाँ पे क्या है कि a है, अब x जो है वो a के बराबर होना चाहिए और a से छोटा भी हो सकता है. तो यहाँ पे हम कौन सी रेंज लेंगे, a प्लस 0.5 और a माइनस 0. अगर मुझे a को इंक्लूड करना है तो मैं कौन सी लूँगा, ये वाली. तो ये मेरी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी x स्मॉलर देन a प्लस 0.5. ओके, अगर मुझे इसको इंक्लूड करना है तो ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी हो जाएगी a प्लस 0.5 a माइनस 0.5. अगर a मेरे, अब x क्या है मेरा, बड़ा है a से, लेकिन वो बराबर भी हो सकता है. तो मैं यहाँ पे इसको तो ले नहीं सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे तो a की कंडीशन सेटिस्फाई हुई कि वो x जो है इससे बड़ा है, तो इसलिए मुझे ये वाली रेंज लेनी पड़ेगी. तो ये मेरा क्या हो जाएगा कि x जो है वो ग्रेटर देन है a माइनस 0.5 से. ठीक है, अब यहाँ पे हम इस रेंज के बारे में बात कर लेते हैं कि a और b के बीच में होना चाहिए, जिसमें इज इक्वल टू नहीं है इंक्लूडेड. तो मैं इन दोनों की रेंज को कंसिडर करूँगा, मतलब कि a प्लस 0.5 और b माइनस 0.5 वो इंक्लूड नहीं होने चाहिए ना. तो यहाँ पे a प्लस 0.5 x b माइनस 0.5. ओके, अब यहाँ पे क्या है कि दोनों इंक्लूड होने चाहिए, a और b दोनों इंक्लूड होने चाहिए. तो मैं अब क्या करूँगा, इन दोनों को इंक्लूड करना है तो यहाँ पे मैं इनकी रेंज लेना शुरू कर दूँगा कि a जो है a माइनस 0.5 से x, क्योंकि अब तो ये कंटिन्यूस में चेंज हो गया तो यहाँ पे इज इक्वल टू लगाओ या ना लगाओ तो एक ही बात है. ठीक है ना, और ये भी हो गया हमारा b प्लस 0.5. तो ये सारा इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है कंटिन्यूटी करेक्शन फैक्टर को. ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे इन क्वेश्चंस के अंदर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और समझ भी सकते हो जब भी आप फंसोगे. तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के बेसिस के ऊपर, एंड देन हम इस चैप्टर को रैप अप करेंगे. ओके,
थैंक यू। तो चलिए, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। नहीं 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 नहीं, पहले हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो क्वेश्चन हमारे पास वही था कि हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल था x जो फॉलो करता था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को विद n 30, और उसकी प्रोबेबिलिटी थी 0.5। ठीक है, n और p को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो वो 15 आता है, तो वो ऑलरेडी ज़्यादा है 5 से। ठीक है, तो यहाँ पे हम नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। सो NP is greater than 5, hence normal approximation can be applied. Okay, can be applied. अब इसके बाद इस रैंडम वेरिएबल को अगर मुझे चेंज करना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कैसा दिखता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है हमारा x फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद हैविंग पैरामीटर म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिग्मा। ओके, ये स्क्वायर हम लगाते हैं वेरिएंस के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे वेरिएंस पुट करते हैं। अब एक बार बताइए कि अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है और वेरिएंस क्या होता है? मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर स्पेशल स्टैटिस्टिक्स की क्लास एडवांस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पूरा ड्राइव करके दिखाया था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स विच इज़ नथिंग एज मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल ऑफ एक्स, वो बराबर होता है NP के इन केस ऑफ नॉर्मल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और वेरिएंस ऑफ एक्स वो बराबर होता है हमारा सिग्मा स्क्वायर NPQ के बारे में। ठीक है, तो अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? स्टैंडर्ड डेविएशन है NP√NPQ। ओके, तो अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये फॉर्मूलेस जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर ड्राइव करे हुए हैं इसी सीरीज़ के अंदर, जिसका टाइटल होगा एडवांस स्टैटिस्टिक्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आप उसको वॉच कर सकते हो, बाकी आप यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर अगर मुझे यहाँ पे इस रैंडम वेरिएबल को कन्वर्ट करना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, तो यहाँ पे मीन होना चाहिए, यहाँ पे वेरिएंस होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो वो मेरा कन्वर्ट हो गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। तो अगर इनिशियली मेरा जो रैंडम वेरिएबल है जो फॉलो कर रहा था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को, n और p की कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो वो इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को भी फॉलो करेगा, जिसका मीन होगा NP और स्टैंडर्ड डेविएशन होगा NPQ√। ओके, चलिए, अब इसके बाद हमें क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी थी? x = 19 की, यही तो निकालना था कि कितने लोग होंगे 30 में से जो मतलब 19 लोगों की क्या प्रोबेबिलिटी होगी जो फॉलो करते होंगे, जिनके पास एटलीस्ट 1 क्रेडिट कार्ड होगा। अब ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 0 होती, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे यूजिंग कंटिन्यूटी करेक्शन फैक्टर। कंटिन्यूटी करेक्शन फैक्टर को यूज़ करने के बाद हम इस वैल्यू को, जो पॉइंट प्रोबेबिलिटी है, इसको चेंज कर देंगे इन अ रेंज, जो कि मैंने अभी आपको समझाई थी। वो क्या होती है कि 19th पे अगर मुझे निकालनी है तो मैं इसको रेंज में कन्वर्ट कर दूंगा 0.5 प्लस करके और माइनस करके, तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो गई 18.5 x 19.5। अब देखिए, ये प्रोबेबिलिटी निकालना अब आसान है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ तक मैं आपको बहुत ज़्यादा समझा चुका हूँ। ये हमने बहुत ज़्यादा स्टडी किया हुआ है इनसे प्रीवियस वाले चैप्टर्स के अंदर कि मैं कैसे इसको कैसे इसकी वैल्यू निकालता हूँ। कैसे निकालता हूँ? इस पार्ट में से हम इस पार्ट को माइनस कर देंगे। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ तो ये बेसिकली क्या है, अगर यहाँ कहीं पे 18.5 लाई करता है तो यहाँ कहीं पे 19.5 लाई करता है, तो मुझे प्रोबेबिलिटी है इनसाइड वाले की निकालनी है। तो टोटल 19.5 में से मैं माइनस करूँगा 18.5, तो ये आपका कितना होगा,
इसकी वैल्यूज़ आप पुट कर लेना जी स्कोर्स की टेबल में से निकाल के। मैं इसको अभी प्रॉपर कंप्लीट करता हूँ, फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अब देखिए जेड स्कोर्स के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे। जेड हो गया ये एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा एंड दिस इज़ गोइंग टू बी 18.5। हमारा मीन कितना था एन पी हमारा कितना हो गया था, एन था 30 और पी था हमारा 0.5, तो ये हो गया 15। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था एन पी क्यू, तो 0.25 इंटू 30, तो ये आ गया 1/4 ऑफ 30 एंड 1/4 ऑफ 30 इज नथिंग एज 7.5 अंडर रूट 7.5। ओके, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे जेड स्कोर की वैल्यू क्या होगी, 19.5 माइनस 15 अपॉन अंडर रूट 7.5। ओके, इन दोनों की वैल्यूज़ को हम जेड स्कोर से जी स्कोर्स की टेबल से निकाल के कंफर्म करेंगे, देन माइनस कर देंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी एट x इक्वल्स टू 19। ओके, विद द हेल्प ऑफ जेड स्कोर टेबल। ये टास्क मैं आपके ऊपर छोड़ दूँ। चलिए एक और क्वेश्चन इसके ऊपर देख लेते हैं, अपना फाइनल क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है कि 34% ऑफ पीपल सर्वेड एंड दे डू आफ्टर चेकिंग इनटू होटल एडजस्ट अ थर्मोस्टेट। ओके, अगर 100 लोग एक होटल में विज़िट करते हैं तो उनमें से 34% लोग थर्मोस्टेट टेम्परेचर को करेक्ट करते हैं। ये एक सर्वे किया था, उसमें से पता चला है हमें। तो ये जो फाइंडिंग्स हैं ट्रू है करंट पॉपुलेशन के लिए भी, ठीक है, जो भी रुकी हुई है। तो हमने 400 एडल्ट अमेरिकन्स का डेटा लिया है, तो हमें ये बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उन 400 लोगों में से 115 से 130 के बीच में लोग ये थर्मोस्टेट को एडजस्ट करते हैं। सो बेसिकली ये एक क्वेश्चन है बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, वेयर n is 400 and probability for checking the thermostat is 0.34. ओके, अब हम इसे, और हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि लोग इस रेंज में लाई करेंगे, मतलब 400 में से इतने लोग इस रेंज में लोग थर्मोस्टेट को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, एक्स हमारा रैंडम वेरिएबल है जो डिफाइन करता है व्हाट, pupils at random variable is x is a random variable which represent a number of pupils who adjust thermostat. Okay, डन। तो अब यहाँ पे हम अपनी कैलकुलेशंस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे चेंज करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर चेंज करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 400 इंटू 0.34 एंड ये हो जाएगा अंडर रूट 400 इंटू 0.34 इंटू 0.67। फिर इसके बाद हमें इसके अंदर, इस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी के अंदर कंटिन्यूटी करेक्शन फैक्टर को भी इंडल्ज करना है। अब ये इक्वल्स टू का साइन है, अगर ये इक्वल्स टू का साइन है तो मैंने क्या बताया था
कि ये वैल्यूज़ इंक्लूड होनी चाहिए, तो इनसे प्रीवियस वाली और इनसे आगे वाली वैल्यूज़ को हमें लेना है। 115 से प्रीवियस वाली वैल्यू क्या होगी, 114.5, 114.5 ग्रेटर दैन x ग्रेटर दैन 130.5। अब इस वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जी स्कोर्स। हमारे पास सारी वैल्यूज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं, उनको हम पुट करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी एंड आपने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा होगा, और मैंने पूरा एंड टू एंड चैप्टर आपको डिस्क्राइब करवाया है, आपको सिखाया है विद हेल्प ऑफ examples. So I want you guys to like this video, share this